नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नरेंद्र कुमार। आज मैं दोस्तों आपको लेके आया हूँ अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड में। हमारे साथ हैं आशीष जी। जो हम ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, ये पॉडकास्ट आपको दोस्तों पूरे सोनीपत शहर के बारे में या रियल एस्टेट की इनसाइड स्टोरीज के बारे में आपको हम इसमें अपडेट्स देंगे और आशीष जी से हम बहुत सारे तीखे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका ये जवाब देंगे। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पहली बार सुनोगे और जो सोनीपत की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे पॉडकास्ट में आए। उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड की तरफ से। तो आशीष जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पॉडकास्ट को लेके? आप कितने एक्साइटेड हो इस पॉडकास्ट को लेके? नहीं, बिल्कुल एक्साइटेड हूं मैं इसको लेके, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे ऐसे हैं नरेंद्र भाई की जिनके सवाल हमारे एक तरह से कमेंट में भी आते हैं, वो जानना भी चाहते हैं। काफी कस्टमर ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है। अब इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे चीजें नहीं हो पाती क्लियर। ओके। तो उस इस तरह के वीडियो उनके लिए भी काफी हेल्प करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सोनीपत कितना महत्वपूर्ण है आज की डेट में, अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, आपके हिसाब से? देखो, सोनीपत को महत्वपूर्ण बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि भाई गुड़गांव क्यों डेवलप हुआ, फरीदाबाद क्यों डेवलप हुआ और नोएडा क्यों डेवलप हुआ। अच्छा। बेसिकली वो जयपुर हाईवे से एक तरह से गुड़गांव अटैच था ऑलरेडी। बिल्कुल। इसी तरह से एक हाईवे से फरीदाबाद भी आता फरीदाबाद है है। और इसी तरह नोएडा भी आता है जो नोएडा। आगरा एक्सप्रेस वे पे आता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे सोनीपत आता है। और इस ये ऑलरेडी वर्किंग हाईवे है, इंडिया का सबसे पुराना हाईवे है। पानीपत और सोनीपत के रेट में भी काफी वेरिएशन है। पानीपत ऑलरेडी हाई प्राइस पे है, दिल्ली ऑलरेडी हाई प्राइस पे है। बिल्कुल। तो सोनीपत तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। उसका एक कारण प्राइस भी है, एक कारण मारुति का आना भी है। बाकी यहाँ होटल्स भी इस टाइम पे आ रहे हैं। मुरथल एक तरह से आपका 5 स्टार ढाबों के लिए जाने वाला जोन है ही। फिर यूनिवर्सिटीज आपकी आ रही हैं। तो सोनीपत तो इस टाइम अगर आप पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करोगे तो आखिरी आर जोन ये एक तरह से होने वाला है। तो आखिरी आर जोन एक तरह से अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, आपकी इन बातों से हमें लग रहा है कि यहाँ पे सोनीपत में आने वाला टाइम जो है काफी अच्छा रहने वाला है। तो आपके हिसाब से सोनीपत कब तक एक मेट्रो सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा या कब तक एक मेट्रो सिटी बन जाएगा? देखो, हरियाणा में और दिल्ली में दोनों जगह बीजेपी आ गई है। हालांकि इस इलेक्शन से पहले ही मेट्रो का डिक्लेरेशन कर दिया गया था कि 2028 में मेट्रो रनिंग हो जाएगी फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन डिक्लेरेशन से चीजें मूव नहीं करती। लेकिन बिल्कुल। आज की डेट में अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे तो सॉइल टेस्टिंग का काम इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए इन्होंने 100 एकड़, मेट्रो के लिए। हाँ, 100 करोड़ रुपए इन्होंने दिए भी थे। ठीक है। पिलर डिमार्केशन का काम भी इनका लगभग 50-60% पूरा हो गया है। और ये जो नाथुपुरा और कुंडली और नरेला तक जो पोर्शन है, ये भी तकरीबन आने वाले महीने में ये भी डिमार्केशन पूरी हो जाएगी। अब ये दोनों काम जैसे ही कंप्लीट होंगे तो पिलर लगने भी शुरू होंगे। और उधर भी बीजेपी है, दिल्ली में यहाँ भी है। काफी बड़ा वोट बैंक है इनका। तो इनको 2028 की जो डेडलाइन है वो एक तरह से इनका परफॉर्मेंस ही दिखाने वाली आप ये कह रहे डेडलाइन हो कि है। 2028 तक मेट्रो यहाँ पे? बिल्कुल, 2028 में सोनीपत एक मेट्रो सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेट्रो जो सोनीपत में चलने वाली थी या जो रैपिड रेल का जो काम था, वो भी आप कह रहे हो कि 2028 तक वो भी सब आपको ऑन ग्राउंड नहीं, दिखेगा? रैपिड रेल को हम पकड़ सकते हैं 2030 और 31 तक। उसके ओके। कुछ कारण ये हैं कि भाई ये तो इसका बजट भी इन्होंने दे दिया, सब कुछ दे दिया। रैपिड रेल का जो सर्वे है वो भी पानीपत तक का इनका कंप्लीट है। बजट भी इन्होंने दे दिया था, 25,000 करोड़ का उसका तकरीबन लागत आने वाली थी। लेकिन उसको अब करनाल तक एक तरह से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी जो बजट सत्र है उसमें शायद 15,000 करोड़ रुपए उसमें बढ़ा भी दिए जाएंगे। तो 2030-31 तक रैपिड रेल का भी काम एक तरह से कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। ओके। दूसरा, एक ये चीज है कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस है या हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं। क्या
मारुति जो खरखोदा में आ रही है, क्या उसका इम्पैक्ट सोनीपत शहर पे क्या रहने वाला है? या सोनीपत में आप क्या देखते हो कि मारुति की वजह से क्या बदलाव आएंगे? या रियल एस्टेट का जो हम बात करें तो वो कहाँ तक जाएगा? तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सोनीपत खर मारुति के लिहाज से क्या आपका हाँ, क्या नहीं, मानना है बिल्कुल, उसमें? बिल्कुल। खरखोदा को चीज़ हम मारुति कह के बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं और भी डीलर बेच रहे हैं। हालाँकि खरखोदा पे वो इम्पैक्ट आने में 4 से 5 साल लगेंगे। ओके। उसकी एक मेन वजह है कि खरखोदा एक छोटा टाउन है और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही वो आता है। अभी तक कोई भी सेक्टर खरखोदा में ना तो था, अभी इन्होंने 9 सेक्टर काटे हैं जिसके सारे रोड बनने में और वो सारी चीज़ें में आप मान के चलो 3 से 4-5 साल का वो टाइम टाइम लेंगे, लेगा। लेकिन मतलब सारी चीजें अभी आप कह रहे हो कि ऑन पेपर है, फिजिकली चीजें नहीं है बिल्कुल, अभी। लेकिन अगर सोनीपत को आप मारुति से जोड़ोगे, तो भई इन 3 से 4 साल में ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉयी वहाँ नहीं आएगा, एम्प्लॉयी तो आ चुका है वहाँ पे, मारुति वर्किंग हो गई है, उनो मिंडा वर्किंग हो गई है और बहुत बिल्कुल। सारी जैपनीज़। अभी उनको तुरंत रेडी टू मूव अगर कोई सिटी चाहिएगी, तो उसके लिए एक फर्स्ट ऑप्शन बनता है सबसे पहले बवाना। लेकिन बवाना में पॉल्यूशन भी एक वजह है, एक जाम भी उसका एक चौक पे लगता है अगर जो लोग बवाना उस हिसाब से डेवलप भी नहीं है नहीं अगर हम होगा बात करें। बिल्कुल। तो सोनीपत ही उनके लिए एक ऑप्शन बनता है क्योंकि ये 2 हाईवे से एक तरह से कनेक्ट है। एक तो केएमपी से आप खरखोदा जा सकते बिल्कुल, हो, बिल्कुल आ केएमपी से सकते हैं। उतरते ही मारुति का प्लांट है। बिल्कुल। 334 बी से भी आप जा सकते हो और 2 या 3 ऐसे लिंक रोड जो छोटे रोड हैं जिस पे टोल नहीं लगता, उससे खरखोदा के सोनीपत से खरखोदा वो रोड भी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बने हुए हैं जिस पे लोग ट्रैवल करते थे। और 15 से 20 मिनट के ड्राइव पे हम खरखोदा भी जा सकते हैं सोनीपत से। बिल्कुल, तो अभी करंट में अगर मारुति का इम्पैक्ट आएगा तो पहले 3 साल के एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पे आएँगे, तो वो एक तरह से 80% इन्वेस्टर आपका सोनीपत ही आएगा। अच्छा। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में अगर हम बात करें सोनीपत शहर के बारे में, आप कह रहे हो कि सोनीपत एक तरह से लास्ट आर जोन का एरिया है सोनीपत का। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये है हैम हो जाता है कि आज की डेट में वो प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, फ्लैट्स में इन्वेस्ट करें, या जो डुप्लेक्स चल रहे हैं या जिस तरह से हाई राइज की हाँ, बिल्डिंग्स में विला वगैरह हो गए। विला वगैरह होगी, तो उन किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप सजेस्ट करोगे अपने कस्टमर्स को या जो इन्वेस्टर हैं कि किस चीज में आज की डेट में जाने में फायदा है? देखो, सबसे जो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक इन्वेस्टर को लेना चाहिए तो प्लॉट लेना चाहिए। प्लॉट में 2-3 चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाती हैं क्योंकि एक तो प्लॉट यहाँ भी कम प्राइस पे है, बिल्कुल अफोर्डेबल है आज की डेट अफोर्डेबल में, है वो। बिल्कुल। फिर आप प्लॉट लेते हो तो G+4 भी चीज़ें पास हो गई हैं, अदरवाइज़ पुरानी टाउनशिप है तो वो भी G+3 तो है ही है। बिल्कुल। तो एक तरह से आप एक प्लॉट लेते हो और थोड़ी-सी उस पे कंस्ट्रक्शन करते हो तो वैसे ही आपके 3 फ्लोर हो जाते हैं एक तरह से। बिल्कुल। दूसरा जब लैंड यहाँ पे धीरे-धीरे एक्वायर हो जाएगा, टाउनशिप एक्वायर कर लेंगी, वो सेल हो जाएगा, तब आपको फ्लैट में एप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उस टाइम प्लॉट अफोर्डेबल नहीं रहेंगे। लेकिन आज जो अफोर्डेबल है, वो उस टाइम अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो ये गैप या ये मार्जिन तो आज इन्वेस्टर की पॉकेट में तभी जाएगा जब वो प्लॉट में इन्वेस्ट करेगा इन प्लेस ऑफ फ्लैट। आज की डेट में अगर हम बात करें, आप कह रहे हो कि प्लॉट्स में जाना चाहिए, तो आज की डेट में जो मार्केट ट्रेड हो रही है सोनीपत में, तो वो किस रेट में अगर हम बात करें, आप आज की डेट में कस्टमर्स को मिल सकता है, इन्वेस्टर को मिल सकता है? देखो 2022 में सोनीपत की जो मार्केट थी वो आपको एक तरह से 25,000 रुपए ऑफर करती थी पर स्क्वायर यार्ड। 25,000 रुपए। आज हम 2025 में हैं, तकरीबन 2.5 साल हुए हैं। आज ये प्राइस बढ़ के 25,000 रुपए से मिनिमम हो गया है 55,000 रुपए, पचपन मिनिमम। हजार रुपए में मिल जाता है। बिल्कुल। हालांकि ओमैक्स में कुछ डेड लोकेशन पे आपको 45,000 में भी मिल जाएगा लेकिन वो प्लॉट साइज आपका बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम नहीं रहने वाली है कि वहां 45,000 मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्टिविटी वाइज भी थोड़ा पीछे होगा हाँ वो, हाँ। बिल्कुल, ओमैक्स काफी बड़ा एरिया है तो जो डेड लोकेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो वो काफी पीछे की हम बात कर रहे हैं, हाईवे की तो हम बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर प्राइस हम देखते हैं कि भाई हमें जाना किस पे चाहिए तो सबसे पहले तो देखो हाईवे पे जो टाउनशिप है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी ही चाहिए क्योंकि हाईवे कनेक्टिविटी के लिहाज से पहले भी अच्छा रहता था, आज भी अच्छा है बिल्कुल, और फ्यूचर एक्सपेक्ट में भी वो अच्छा रहेगा। तो हाईवे की टाउनशिप है, कुछ पीपी ग्रीन वगैरह हैं, कुछ इस टाइम पे मनसा है,
या उसके आसपास की बात करें, जैसे नियोलिव है, वो 3 किलोमीटर के आसपास है, वो सीधा रोड है, हालांकि उसमें आपको कोई टर्न नहीं उसके लेना आसपास है। कोई मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है? हाँ, उस नाथुपुरा मेट्रो स्टेशन एक तरह से नियोलिव के सबसे नजदीक मेट्रो अच्छा। स्टेशन है, और वो केएमपी केजीपी जो अपना हाईवे निकला हुआ है और नाथुपुरा, उन दोनों के बीच में बीच एक में। रोड जाता है, तो वो बड़े अच्छे से नियोलिव को कनेक्ट कर देता है। अच्छा, तो दूसरा एक चीज और बताओ कि सोनीपत के प्राइस को आप आने वाले, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 3 साल में, 4 साल में आप कहाँ देखते हो कि जो प्राइजेज आप कह रहे हो कि आज की डेट में अफोर्डेबल है, तो उन प्राइस को आप कहाँ देखते हो कि मार्केट कहाँ ट्रेड करेगी 3-4 साल बाद? देखो, अगर पिछले हम 5-7 साल का सिनेरियो पकड़ेंगे नरेंद्र भाई, तो आप मान के चलो कि हर 3 साल में तकरीबन सोनीपत इस टाइम में डबल रिटर्न दे रहा है। लेकिन बिल्कुल। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये आपको हर 3 साल में ये चीज करके देगा। हम्म। लेकिन अगर वो डबल रिटर्न नहीं देगा, उसके अलावा वो आपको 60-70% भी एक रिटर्न 3 साल में दे देता है, तो 20% का पोर्टफोलियो, किसी भी पोर्टफोलियो से अगर आप 20% प्रॉफिट उठा रहे हो, तो तो काफी अच्छा माना बिल्कुल जाता है। बहुत अच्छा, क्योंकि शेयर मार्केट भी बेसिकली इतना पोर्टफोलियो आपका नहीं उठाते हैं, वो भी एक एवरेज एसआईपी वगैरह मिड कैप है, वो भी आपको 14 से 15% का ही एक तरह से एश्योर्ड रिटर्न दे पाते हैं। हाँ, 12%, 14% के आसपास रहता है। तो आप कह रहे हो कि प्रॉपर्टी में अगर आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये अगर हम प्राइस बात करें हमारे, तो 20% के आसपास, 25% के आसपास, ईयर टू ईयर ये बिल्कुल कंपाउंडिंग बिल्कुल, होके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो पहले 3 साल में मारुति एक इम्पैक्ट डालने वाली है। बिल्कुल। टाटा ने अपना एचएसआईडीसी में अपना टेंडर भर दिया है। अभी बिल्कुल। मैंने एक स्टेटस भी लगाया था व्हाट्सएप पे, तो उसमें सुजुकी भी अपना प्लांट अभी रन करने वाला है, साल भर में वो भी एक तरह से वर्किंग हो जाएगा। तो पहले 3 साल तो आप ये मान के चलिए कि सोनीपत इन इस आईएमटी खरखोदा की वजह से डेवलप होगा। डेवलप। उस 3 साल में आपके रैपिड रेल के जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको ग्राउंड पे दिखने लगेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। मेट्रो उस टाइम पे आ जाएगी, बिल्कुल। और ऑर्बिट रेल सिस्टम एक तरह से उस टाइम पे चालू हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से मारुति वगैरह को इंडस्ट्रियल हब को ही सपोर्ट देने के लिए बनाया जा रहा है। हाँ, ऑर्बिट रेल सिस्टम का मैंने भी सुना था कि रूपनगर के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन का या कुछ लेआउट इनका चल रहा है। हाँ ऑर्बिट बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, वो बिल्कुल। एक तरह से ऑर्बिट रेल सिस्टम इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि वो आपकी मेन मेन जो जयपुर वाली लाइन है, बिल्कुल। जो आपकी जींद वाली एक लाइन है, जो आपकी चंडीगढ़ वाली लाइन है, फिर आपकी इधर जो इलाहाबाद वगैरह, ये मतलब इन एक रिंग टाइप सारी, बनेगा, ये हाँ, ट्रेन को वो जोड़ रहा कनेक्ट है। करेगा, वो एक रिंग तो टाइप बनेगा मारुति पूरा। या टाटा अगर यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर करता है, तो वो बड़ी इजीली बाई रोड ना होके बाई ट्रेन, आपको पता ही है बाई ट्रेन में डिले होने के भी चांसेस ज्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको सस्ता पड़ता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो ऑर्बिट रेल आपको एक तरह से पूरे इंडिया के रेलवे सिस्टम से जोड़ रहा है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो मारुति की वजह से 3 साल का इम्पैक्ट आ ही रहा है। उसके बाद रैपिड रेल, ऑर्बिट वाला सिस्टम, वंदे भारत, और आपका हाई स्पीड ट्रेन जो हाँ, हमारी चल रही हैं, इन सब की वजह से सोनीपत एक तरह से 6-7-8 साल के लिए आप बड़ी अच्छी बस इन्वेस्टमेंट आप देख सकते देख हो, और ये सकते हैं। कंटिन्यू आपको 10 साल ग्रोथ देने वाला है। ये ऑनगोइंग है सारी चीजें। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें सोनीपत की, तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो सोनीपत में आपके हिसाब से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम भी सोनीपत जैसे शहर में इन्वेस्ट करें, तो आप कौन सी लोकेशंस या कौन सी ऐसी दीनदयाल के प्रोजेक्ट लगा लो, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लगा दो, या कुछ जनरल टाउनशिप भी आई हुई है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि आपके हिसाब से या आपके पीओवी के हिसाब से कि कौन सा लोकेशन कस्टमर्स के लिए ठीक रहेगा, ताकि उनको, जो आपने कहा कि 20%, 15 से 20% की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो उनको मिल सकते हैं? देखो, ये क्या है कि सोनीपत में अभी तकरीबन 40 से 45 सेक्टर वर्किंग है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं, तो कस्टमर भी आप एक तरह से आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। और मान लो कोई सोनीपत में रहना चाहता है और बिल्कुल। सोनीपत का ही वो रहने वाला है, तो उसके लिए प्रेफरेंस आती हैं, जैसे आप जिंदल सिटी में आप ले सकते हो, आप मैप्स को एस्पर में ले सकते हो, मैप्स को गार्डेनिया में ले सकते मैप्स को हो। भी काफी अच्छा बिल्डर है वो। बिल्कुल, मैप्स को ऑलरेडी यहाँ एक प्रोजेक्ट काफी बड़ा 300 एकड़ का डिलीवर कर चुका है, प्राइस भी उसके 10 गुना तक लोगों ने रिटर्न भी ले लिए हैं। बिल्कुल। 15 साल में अगर कोई चीज 10 गुना हो जा रही है, और मेंटेन भी है वो टाउनशिप, ऐसी बात नहीं है,
अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं, जो एंड यूजर नहीं है, तो उनको जो प्रेफरेंस देनी चाहिए वो या तो मेट्रो के लाइन के आसपास या आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आप चूज कर सकते हो। व्हाइट में अगर कुछ चीजें आपको बड़ी लेनी है, पैसा आपके पास है काफी सारा, बिल्कुल। तो गोदरेज एलडीको को भी आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन वो ऑलरेडी हाई प्राइस पे है तो उसमें भी वो थोड़ा सा 1-2 साल लेट आपको रिटर्न देगा। और वो कस्टमर्स की जो, मतलब आप गोदरेज, एलडी या काफी इन बिल्डर्स की बात कर रहे हो, तो वो कस्टमर की रेंज के हिसाब से अफोर्डेबल भी नहीं है, क्योंकि हाँ, 90 बिल्कुल 95 बिल्कुल के बिल्कुल। आसपास वहां पे ट्रेड हो रहा है। वो रहने के लिहाज से एक तरह से ले सकते हैं। अगर आप एंड यूजर हैं, आपने प्लान कर लिया है कि मुझे सोनीपत में शिफ्ट ही होना है और आपके पास मतलब पैसे की भी कोई उतनी तो वो लोकेशन एक प्रॉब्लम तरह से नहीं है, आपके लिए ठीक तो रहेगा। आप एलडी को, अमाया वगैरह या गोदरेज को या जिंदल को आप चूज कर सकते हो एक लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से। लेकिन इन्वेस्टर के लिहाज से आप देखोगे तो मैप्सको गार्डेनिया, एस्पर, वनप्रस्था, नियोलिव और पीपी ग्रीन सिटी और मनसा, वेरी गुड। ये ज्यादा एक तरह से फायदेमंद रहेंगे। तो ये सारी चीजें तो आशीष जी आपने बताई, आपने काफी अच्छे से हमारे कस्टमर्स को समझाने की कोशिश की है। और हो सकता है, उम्मीद करेंगे कि हमने ऑलमोस्ट चीज़ों को इसमें कवर भी किया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मेरे को एक चीज़ आपसे जाननी है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ें पूछते हैं, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के बिज़नेस में एक डीलर कह लो, एक कंसल्टेंट कह लो या एक ब्रोकर कह लो आप, किसी भी तरह से, तो वो किस तरह का रोल प्ले करता है किसी भी कस्टमर के लिए, या एक मीडिएटर का काम करता है, तो वो उसकी अहमियत कितनी खास हो जाती है इस नहीं, बिज़नेस में बिल्कुल होने आप का? देखो क्योंकि कि देखो, कोई भी अगर आदमी इन्वेस्ट करता है तो एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे लेके आता है। तो वो उन सब चीज़ों में जो कंसल्टेंट्स हैं या जो ब्रोकर कह लो, तो वो क्या रोल प्ले करते हैं? वो कितने अहम हैं इस बिज़नेस में आपके लिए या हमारे कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए? देखो, ये एक तरह से नरेंद्र भाई टीम आप कह सकते हो। डीलर जो है वो डीलर नहीं है, बेसिकली वो एक इन्वेस्टर की टीम ही है। बिल्कुल। और आपको पता है भाई, एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ना तो अकेला इन्वेस्टर कुछ कर सकता है, ना अकेला डीलर कुछ कर सकता है। लेकिन डीलर डीलर किस तरह के चूज आपको करने चाहिए वो भी मैं थोड़ा इसमें खुल के बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज तो डीलर आपके पास वो होनी चाहिए जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जिनको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है, बिल्कुल या क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं बिल्डर बिल्कुल। की, वो सारी चीज़ें पता हो। दूसरा, आपको ऐसे डीलरों से बचना चाहिए जो सिर्फ नई इन्वेंट्री में आपको सेल कर देते हैं और उसके बाद अगर आपको चीज कोई सेल करने, आपको अगर वो बेचनी है तो आपको फिर से एक उसी ग्राउंड पे जो काम कर रहा है डीलर, उससे आपको फिर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के डीलरों से आपको बचना चाहिए कि जो सिर्फ नई इन्वेस्टमेंट देंगे और अपना निकल गए, क्योंकि उनका मेन मोटिव अपना पैसा या जो भी उनका ब्रोकरेज चार्जेज है वो उनके लिए प्रायोरिटी रहते हैं। उसके लिए इन्वेस्टर कभी भी प्रायोरिटी नहीं हो सकता। मतलब जो आपने अगर सेल किया है तो आप उसको, परचेज किया है तो आप उसको सेल करवा बिल्कुल के ले लें, बिल्कुल। कि उसी, आप इन्वेस्टर के एंड टू एंड आप उसके साथ चले। हाँ आपका बिल्कुल, कहने का मतलब ये क्योंकि है। प्रोफेशनल ये फैमिली है भाई, इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इन्वेस्टर के लिए इसलिए अहम है, चीजें इन्वेस्टर भी कर सकता है। आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने फोटो आप बिल्डर को डायरेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन आपने रिसिप्ट भी लेनी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बिल्डर आपको आज ही पेमेंट लेके सारे प्लॉट के पेपर दे देता है, उसमें चीजें टाइम भी लगता है। कुछ इंस्टॉलमेंट्स में भी चीजें चलती हैं, लोन जैसे लोगों को कराना होता है तो उसमें एक तरह से सलाह देने का काम डीलर उसका और एक या तरह फिर से। किसी भी प्रोजेक्ट की अपडेट लेनी है तो आपको आना पड़ेगा। अगर आपने किसी ब्रोकर के थ्रू आप जा रहे हो तो आपको वो, अगर आप उसको कॉल करोगे तो वो आपको वहाँ की अपडेट्स भी प्रोवाइड बिल्कुल करेगा। बिल्कुल, तो लेते इस हुए तरह अगर आप डीलर को इग्नोर कर दोगे तो चलो आपने कर दिया, लेकिन आप अपने प्लॉट का अगर आपको प्राइस चेक करना है कि ये कितने में जाएगा या कितना अभी यहाँ पे अप्रिसिएशन आ गया है, तो इस चीज की वर्किंग एक इन्वेस्टर खुद कितनी बार कर सकता है, जबकि बिल्कुल, डीलर का वो एक तरह से प्राइम वर्क प्रोफेशन है, है। तो प्रोफेशन वो है वो। उसको टाइम टू टाइम फोन पे ये चीज बता सकता है कि भाई आपके प्लॉट पे इतना अप्रिसिएशन आया है, आपका इतने में सेल हो सकता है, आप इतना होल्ड रखोगे तो इतना अप्रिसिएशन चला जाएगा। कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उसकी अपडेट भी एक तरह से, क्योंकि डीलर उस एरिया में बैठते हैं, तो एक कंसल्टेंट आपका वहां कहने का बैठता है। मतलब ये है कि एक अच्छा कंसल्टेंट भी
आपके साथ होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्योंकि एक आपकी तरह किसी से भी तरह मतलब डबल हैंड एक तरह से वर्किंग होती है, डबल इंजन आप उसको बोल सकते हो। इन्वेस्टर अपना पैसा लगाए, डीलर पे फेथ करे और मतलब थोड़ा-सा फेथ इसलिए भी ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम बताते हैं, वो चीज़ें ग्राउंड पे होने में कई बार 19-20 टाइम लग जाता है। प्रॉपर्टी का आपको पता होगा कि कई बार वो 2 साल में डबल रिटर्न दे देती है। कई बार वो उतना रिटर्न नहीं दे नहीं दे पाती, पाती, लेकिन जैसे ही आप उसमें अपना टाइम थोड़ा-सा और और ऐड बढ़ाते करोगे, हैं। 1-2 साल और ऐड करोगे, तो डेफिनिटली जो डीलर आपको बताते हैं कि इस तरह के प्राइसेज़ आ जाएँगे, वो 1 साल आगे-पीछे आ जाते हैं। चलो आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे क्वेश्चंस की मतलब जो हमारे डे टू डे जो इंक्वायरीज आ रही थी, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उसको आपने, हो सकता है कि सारी चीजें आपने उनको समझाने की कोशिश की है और हमारे कस्टमर भी वो सारी चीजें समझ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस नहीं, पॉडकास्ट में आने थैंक के यू, ये लिए। तो ठीक है, नरेंद्र और भाई दोस्तों, फर्ज़ है। ये जो आशीष जी ने बताई है, ये बहुत सारी चीजें अहम हो जाती है हमारे लिए जानने के लिए, और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी शहर के इनसाइड आउट स्टोरीज को जानने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह के पॉडकास्ट और इस तरह की चीजों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो हमारे दिखाए गए नंबर्स पे आप कॉल करके अपडेट ले सकते हैं। आशीष जी हमारे काफी अच्छे साथी है, ये काफी लंबे टाइम से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और एक काफी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी है। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, और जो आज आशीष जी ने हमें टाइम दिया उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी